नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आप सभी का स्वागत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ईटीवी की टीम आज मौजूद है महाराजा दुष्यंत और गजलकार दुष्यंत कुमार की जन्मस्थली और कर्मस्थली बिजनौर में। महाराजा विदुर की धरती बिजनौर में शुरू करते हैं सरकार आपके द्वार का सिलसिला। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज बिजनौर की जनता और बिजनौर के अधिकारी आमने सामने होंगे। बिजनौर के अधिकारी यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे, लेखा जोखा पेश करेंगे और बिजनौर की जनता प्रशासनिक दावों की हकीकत को जमीनी स्तर पर जांचेगी। तो शुरू करते हैं सरकार आपके द्वार का सिलसिला और अपने खास मेहमानों से, विशेष मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बिजनौर जिले के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बिजनौर के सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे बिजनौर के पुलिस कप्तान सुभाष सिंह बघेल जी। सबसे पहला सवाल बिजनौर के जिलाधिकारी महोदय से है। जिलाधिकारी महोदय, आप बिजनौर की जनता को बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे बिजनौर का विकास हो रहा है और लाभार्थियों को कितना लाभ मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद बिजनौर में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थी परक योजनाएं और अवस्थापना सुविधा संबंधी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं और जनपद प्रशासन उसमें पारदर्शितापूर्वक उसको लागू करने के लिए प्रयासरत है, कटिबद्ध है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी फ्लैगशिप स्कीम है समग्र ग्राम योजना और उसके तहत 2012-13, 13-14, 14-15 और इस वित्तीय वर्ष में भी गांव चयनित हुए हैं। सबसे पिछड़े गांव जो इंडिकेटर्स के हिसाब से जिनका सर्वेक्षण किया गया, उसमें प्रस्ताव पारित करके कार्य योजना बना के 36 योजनाएं उसमें, जिसमें लाभार्थी परक भी हैं, अवस्थापना सुविधाएं जैसे आंतरिक गलियां, संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड योजनाएं, विभिन्न तरह की योजनाएं उन गाँव में संतृप्त करने की कार्य योजना के साथ अमल में लाया गया है। इसमें 12-13, 13-14 वित्तीय वर्ष 14-15 की योजनाएं पूर्ण की गई हैं, 15-16 की योजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्राम विकास में विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम मनरेगा, आजीविका मिशन, इंदिरा आवास और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोहिया आवास जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नगर विकास में भी आश्रय योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अल्पसंख्यक बस्तियों के लिए सड़कें, मलिन बस्तियों के लिए सड़कें और विभिन्न तरह की अवस्थापना सुविधाएं संबंधित योजनाएं भी चल रही हैं। राजस्व विभाग में राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, भू मानचित्र का डिजिटाइजेशन और तहसीलों का सुदृढ़ीकरण का काम भी चल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में लैपटॉप वितरण योजना, कन्या विद्याधन योजना, अल्पसंख्यक विकास के लिए मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि अनुदान सीधा किसानों के खाते में भेजने के लिए डीबीटी योजनाएं लागू की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान और निःशुल्क टीकाकरण के साथ साथ कामधेनु और मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजनाएं भी डेयरी के क्षेत्र में से इकाई सृजन करने के लिए शुरू की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए कुपोषण मिशन, मातृत्व सप्ताह और विभिन्न योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना, जेएसएस की योजना, संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चालू की गई हैं। साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर, जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, 100 बेडेड मैटरनिटी विंग भी यहाँ निर्माणाधीन है। एम्बुलेंस सेवा बहुत ही सफल रही है, उससे संस्थागत प्रसव की योजनाएं भी बढ़ी हैं। काफ़ी एम्बुलेंस हमें जनपद को मिली हैं और अब लगातार मिल भी रही हैं। स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढ़ीकरण भी इसमें काफ़ी मात्रा में हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में राजकीय हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी सुदृढ़ीकरण और उनमें सुधार का काम भी हुआ है और नए प्रस्ताव भी इसमें पारित हुए हैं। अभी हाल ही में इस बजट में एक मेडिकल कॉलेज नजीबा क्षेत्र के लिए भी प्रस्तावित किया है, जिसके लिए ज़मीन हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। अतिशीघ्र उसको भी शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अमल में लाया जाएगा। इस तरह विभिन्न तरह की योजनाएं हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, चाहे मूलभूत सुविधाओं में हो या लाभार्थी परक योजनाओं में हो, इंडिकेटर सुधार करने वाले विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है और जिले की पूरी विकास विभाग और प्रशासन सभी मिलके इसको धरातल पे लाने के लिए, पारदर्शितापूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए कटिबद्ध प्रयास कर रहा है। शुक्रिया डीएम साहब, आपने हमें बिजनौर के विकास के लिए यूपी सरकार की विभिन्न
जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ बिजनौर के सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। इंद्रदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी योजनाएं गांव के विकास के लिए, ग्रामीण जनता के लिए यूपी सरकार की हैं और कितना लाभ ग्रामीण जनता को मिल पा रहा है बिजनौर में? बिजनौर जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सामाजिक आर्थिक उन्नयन करने के लिए प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें समाजवादी पेंशन योजना जो सामाजिक सेक्टर की योजना है, इसके अलावा जो राज्य वित्त से पैसा ग्राम प्रधानों के माध्यम से दिया जा रहा है उसमें सड़कों का, गांव की सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, साथ ही साथ जो मनरेगा से कन्वर्जन करके वृक्षारोपण, तालाबों का नवीनीकरण, इसके अलावा कौशल विकास मिशन में ग्रामीण लोगों को कौशल के आधार पे उनके आजीविका सुधार करना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में उनके साथ साथ समूहों को बनाना और समूहों को लिंकेज करना, ये सारी योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही हैं जिनको हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पारदर्शीपूर्ण तरीके से लागू कर रहे हैं। कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना के बारे में भी जनता को जरा विस्तार से बताएं। कामधेनु योजना जो 100 पशुओं के बारे में है और मिनी कामधेनु 50 पशुओं के बारे में, माइक्रो कामधेनु 25 पशुओं के बारे में है। इस योजना के माध्यम से सब्सिडी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है। उनका चयन, जो लाभार्थी हैं उनका चयन इस जनपद में कर लिया गया है। साथ ही साथ हमारी योजनाएं जो 6 कामधेनु योजना है वो उनमें से 5 योजनाएं चालू हो गई हैं और इसी तरह से माइक्रो कामधेनु और मिनी कामधेनु की परियोजनाएं भी चालू हुई हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों को काफ़ी आर्थिक उन्नयन हुआ है और दुग्ध व्यवसाय में जो जनपद में आपूर्ति भी सुधार हुआ और क्वालिटेटिव दूध लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनका आर्थिक उन्नयन भी हुआ है। शुक्रिया इंद्रमणि त्रिपाठी जी, बिजनौर के सीडीओ। हमारे साथ बिजनौर जिले के पुलिस कप्तान सुभाष सिंह बघेल जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे बिजनौर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है और किसी भी योजना को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था की बेहद अहम भूमिका होती है। कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएं। विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी कितना बड़ा मुद्दा आप समझते हैं? प्रदेश सरकार के निर्देशों और अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप हम लोग की जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो अपराध नियंत्रण बनाए रखना और जनपद में शांति व्यवस्था को मेंटेन करना। इन 2 बिंदुओं पर हम लोग के द्वारा बिल्कुल टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है और जनपद बिजनौर में अपराध स्थिति नियंत्रित है। जो शांति व्यवस्था संबंधी इस समय कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को यहाँ की जो जनता है हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं, हमेशा उनका सहयोग इसमें प्राप्त होता है। जो हमारी अलग से प्राथमिकता है वो है महिला उत्पीड़न और महिलाओं से संबंधित अपराध। इस अपराध के दृष्टिगत जो हमारी 1090 की जो स्कीम है इसमें विगत वर्ष 2015 में 1250 मामले आए जिनका जो है त्वरित तत्काल समाधान किया गया। जनपद बिजनौर में हमारी जो महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं उनके लिए उनकी एक अलग से टीम बनाई गई है। प्रतिदिन एक टीम हमारी रहती है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भी अपराध घटित ना हो। एक हमारी जो प्राथमिकताओं में है IGRS स्कीम, जो जन समस्याओं का निस्तारण, ये शासन की प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत हमारे जिलाधिकारी महोदय, मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा हम लोग का ये प्रयास है कि जनता की समस्याओं का बिल्कुल समयबद्ध और क्वालिटी रूप से उसका निस्तारण हम करें ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या न आए। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी मात्रा में जो हमारे पुलिसकर्मियों के जो आवासीय भवनों की समस्या थी, जो कार्यालयों की जो समस्या थी, ये सभी को जो है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया और आज जनपद बिजनौर में हमारी पुलिस लाइन से लेकर सभी थानों में हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ थानों पर महिला बैरक बन रही हैं, कहीं पर आगंतुक कक्ष का निर्माण हो रहा है। तो पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने का अर्थ यह है कि अगर पुलिस विभाग सुदृढ़ होगा, पुलिसकर्मी यदि अच्छे माहौल में कार्य करेंगे तो जनता की समस्याओं का निदान वो समय से कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारी जन समस्याओं के निस्तारण में जो तहसील दिवस, थाना दिवस के अंतर्गत पिछले वर्ष 3500 समस्याओं का निस्तारण किया गया। 2015 में आज की तिथि में कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। जहाँ विभाग में प्रमोशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो प्रमोशंस जो है कर्मचारियों के हुए हैं और बहुत से लोगों की नई भर्तियां हुई हैं। तो इन सभी चीज़ों से पुलिस विभाग सुदृढ़ हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस विभाग जहां सुदृढ़ होगा तो जनता की समस्याओं को
हमें उसका समय से निस्तारण करने में हमें सहूलियत होगी, आसानी होगी। शुक्रिया आप सभी का। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बिजनौर की जनता प्रशासनिक दावों की हकीकत को परखेगी। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। डीएम साहब ने, सीडीओ साहब ने और कप्तान साहब ने यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें बताया, और हम अब विभागवार अधिकारियों से बात करते हैं। हमारे साथ पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि उनके विभाग में यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और कितना लाभ जनता को मिल रहा है। पशुपालन विभाग में कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना और माइक्रो कामधेनु योजना दुधारू पशुओं की संचालित हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के पशु और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करना और स्वरोजगार सर्जन करना और उच्च नस्ल के पशुओं को, दुधारू पशुओं का जो है उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है। इस उद्यमिता विकास से हमारे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी तथा हमारे इस जनपद में 6 कामधेनु योजना थी, जिनमें से 5 क्रियाशील हो चुकी हैं। 6ठी क्रियाशील इसी माह के अंत तक हो जाएगी। मिनी कामधेनु योजनाओं में 37 का हमारा लक्ष्य है। 36 ऋण स्वीकृत होकर हमारी 33 यूनिटें क्रियाशील हो चुकी हैं। 3 यूनिटें इसी माह और लास्ट की यूनिट हम 31 मार्च तक क्रियाशील कर लेंगे। और 50 माइक्रो कामधेनु योजना के अंतर्गत जो अभी जनवरी माह से प्रारंभ हुई है में हमने 50 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 38 के ऋण स्वीकृत हो गए हैं और शेड निर्माण के बाद क्रियाशील होना प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से कुक्कुट विकास की योजना, जिसमें 30,000 चूजा उत्पादन के चूजा पालने की है, जिसमें अंडा उत्पादन होगा और 1 यूनिट क्रियाशील हो चुकी, 2 यूनिटें हमारी क्रियाशील हो चुकी हैं। 2 यूनिटें अवशेष जो हैं वो हमारी मार्च तक क्रियाशील हो जाएंगी। शुक्रिया आपका। आपने बिजनौर की जनता को कामधेनु योजना के बारे में बताया, मिनी कामधेनु योजना के बारे में बताया, कुक्कुट विकास योजना के बारे में बताया। हमारे साथ कामधेनु योजना के लाभार्थी आपसे जानना चाहेंगे, कामधेनु योजना से आपको कितना लाभ मिला, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले मैं अपने युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उनमें से एक गांव में जो रोजगार सृजन की घोषणा की थी, उसमें किसानों के लिए जहां फसल का घाटा साबित हो रहा था, उसको दुग्ध उत्पादन के लिए किसानों के लिए ऋण स्वीकृत कराया। जिसमें जो कामधेनु योजनाएं हैं, कामधेनु योजना में 100 गायों का पालन करना है या 100 भैंसों का, जो भी दुधारू 100 पशु उसको पालने हैं, जिसके लिए बैंक से ऋण स्वीकृत कराया और 25% मार्जिन मनी स्वयं लाभार्थी को देनी थी। जो इसका चयन इस जिले में मैं भी इसका लाभार्थी बना, चयनित होके, और इस योजना का लाभ उठाया, जिससे मुझे लगता है कि अगर ऐसी योजनाएं गांव के लिए चलाई जाएं तो शायद गांव के जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसका पलायन शहर की तरफ होने से रुक जाएगा। और ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसी योजनाएं और भी अगर चलाई जाएं और गांव के युवाओं को ध्यान में रखकर काम किया जाए तो हमारा प्रदेश, जहां पहले नाम लिए जाते थे अन्य प्रदेशों के, उनकी सबसे अग्रिम श्रेणी में हमारा प्रदेश खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ मिनी कामधेनु योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। आप हमें बताएं, मिनी कामधेनु योजना से आपको कितना लाभ मिला, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? जो 43,26,000 रुपये का लोन बैंक ने दिया है मिनी कामधेनु डेयरी के लिए, मेरे 50 पशु पूरे हो चुके हैं सर। अच्छा, मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर। इसमें 3-4 लोग मैंने अपने साथ भी लगा रखे हैं, इससे मुझे बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है सर। और दूसरी बात यह है कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, और सीबीओ साहब का, हमारे क्षेत्र अधिकारी का, जिसकी टाइम टीम पे समय समय पर जाके हमारी ये इसकी पशु अधिकारी की टीम मौके पर पशु को देखती है और छोटी मोटी जो भी समस्या है सर उसका निदान करती है। कामधेनु योजना और मिनी कामधेनु योजना को लेकर हर ओर से यही आवाज आ रही है कि इस योजना ने लाभार्थियों की जिंदगी बदल कर रख दी है।
और अब बात कर लेते हैं सोलर पंप योजना की। हमारे साथ सोलर पंप योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताइए, सोलर पंप योजना से बिजनौर की जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है? सोलर पंप योजना में 2 तरह का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। 2 HP और 3 HP में 75% अनुदान है, जबकि 5 HP में 50% 50% का अनुदान रखा गया है। 2 HP के जो अनुदान है उसकी कीमत 2,40,000 है, जो कि किसान को मिल रहा है 60,000 रुपये में, और 3 HP में जो कीमत है वो 4,34,000 है, किसान को मिल रहा है 1,17,000 रुपये में। तो इस प्रकार से किसान को लागत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभ है। और इससे जो डिस्चार्ज है, 2 HP का जो डिस्चार्ज है, क्योंकि बिजनौर में जो पानी का जो लेवल है बहुत अच्छा है, 2 HP के डिस्चार्ज में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और 3 HP में तो पानी की जो लगातार जो एक दिक्कत आती है गर्मी में, उसका समाधान हो गया है और किसान को बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। बिजली के खर्चे से वो काफ़ी हद तक राहत महसूस कर रहा है। शुक्रिया आपका, आपने बिजनौर की जनता को सोलर पंप योजना के बारे में बताया। हमारे साथ सोलर पंप योजना का लाभ पाने वाले ब्रह्मपाल जी मौजूद हैं। आप हमें बताएं, सोलर पंप योजना से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और कितनी अच्छी योजना है ये? ऐसी योजना है कि इसमें स्वावलंबन और प्रकृति या कहिएगा पर्यावरण का भी लाभ है, और स्वावलंबन है, नो मेंटेनेंस, कोई खर्च नहीं है। एक बार 1,17,200 का DD बना। इसकी कुल कीमत, ये 3 HP का मेरा सोलर पंप लगा हुआ है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हम परावलंबी नहीं हैं। आज लोग परेशान हैं, बिजली के लिए हाहाकार है, और बिजली का पर्यावरण को कितना नुकसान है इसे तो शायद बहुत लोग को पता नहीं है, क्योंकि धरती से कोयला निकाला जाता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है वो बिजली की वजह से है। तो पर्यावरण का लाभ, स्वावलंबन और कंटिन्यूटी, मतलब पानी की ज़रूरत है उस समय हमें निरंतर पानी मिलता रहेगा। दूसरी बात, इससे एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब कम पानी निकलेगा तो कुछ हमें पानी का जो यूज़ है, उसकी जो उपयोगिता है उसकी समझ में आएगी, और कुछ लोग इस तरह की फसल बोएंगे ताकि आज जो हमारे पानी का एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब पानी भी एक तरह से हम इस तरह की फसल ले रहे हैं, पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो कुछ इस तरह की फसल भी बोई जाएंगी और ज़मीन की उर्वरकता भी बनी रहेगी। तो कुछ यदि हो सकता है तो इसमें कुछ माइक्रो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का भी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया आपका। सोलर पंप योजना को लेकर सीडीओ साहब, इन्होंने एक सुझाव दिया है, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? बहुत अच्छा सुझाव इनका है। वैसे इन्हें बताना चाहूँगा कि शासन की उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजना है, इसमें ड्रिप सिंचाई के लिए हम अलग से शासन की जो सब्सिडी है वो मिलती है, वो कृषि विभाग से उपलब्ध कराई जाती है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, डास्प से भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इस सोलर पंप में अपने साथ अगर ये स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई का यूज़ करना चाहेंगे तो ऐसे लाभार्थी को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है। ऐसे लोगों को सोलर पंप के साथ साथ ड्रिप सिंचाई के साथ जोड़ते हुए और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता पैदा करके और पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे और ज़्यादा जो दोहन हो रहा पानी का उसे भी सुरक्षित रखेंगे। शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं सोलर पंप योजना की। हमारे साथ सोलर पंप योजना के एक और लाभार्थी मुकेश जी मौजूद हैं। मुकेश जी, आप बताइए इस योजना के बारे में और क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? अखबार के माध्यम से बार बार इसके ऐड आए, पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर बहुत पंप यहाँ स्वीकृत हुए। मेरे यहाँ भी 2 HP का पंप लगा हुआ है, जिससे लगभग 1 से 2 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई बहुत शांतिपूर्ण, बहुत ठीक ढंग से हो रही है। लगभग एक दिन में 2 से 3 बीघा ज़मीन आज भी बहुत अच्छे तरीके से भर रही है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और एक तरीके से ये मानो कि किसान के लिए जो है 25 साल के लिए जो है एक एग्रीमेंट भी है, जो एक अपना ऐसा बिजली का बैंक हो गया जो किसान को किसी की तरफ भी आश्रित होना नहीं पड़ेगा। इससे किसान बहुत अपनी उन्नति करेगा, दिन दूनी रात चौगुना किसान तरक्की की तरफ भागेगा। शुक्रिया मुकेश जी, आपको सोलर पंप योजना से लाभ मिल रहा है। डीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो यूपी सरकार की नई योजनाएं हैं, लोगों में उनके प्रति जागरूकता आए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है?
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, हर एक आदमी के तक पहुंचे, लाभार्थी तक पहुंचे, तभी उनको अपने हक का अंदाज़ा होगा और वो सही लाभार्थियों का चयन हो पाएगा। इसीलिए किसानों की योजनाओं के लिए जनपद लेवल पे किसान गोष्ठी होती है बृहद स्तर पर, उसमें बहुत सारे स्टॉल लगते हैं और प्रचार प्रसार होता है। ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे भी गोष्ठियाँ होती हैं। विभिन्न जगह पे, मुख्य चौराहों पे, मुख्य कार्यस्थलों पे होर्डिंग बैनर्स लगाए जाते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, नुक्कड़ नाटक, वीडियो वैन्स के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है। अधिकारियों का भ्रमण, विशेषकर मुख्य योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पे, नगर के वार्ड स्तर पे योजनाओं का प्रचार के लिए अधिकारियों का भ्रमण होता है, वहाँ पे विस्तार से प्रस्तुतिकरण होता है। साथ साथ पैम्पलेट, पोस्टर जो हमारे ट्रेडिशनल आईईसी मटेरियल है उसमें होते हैं। सभी योजनाओं में आईईसी के लिए धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत है, उसका माध्यम से हम लोग उसका धनराशि का उपयोग करते हुए गाँवों में विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हैं, ताकि लाभार्थियों को पारदर्शिता से चयन किया जा सके और उनको लाभार्थी धनराशि का हस्तांतरण भी उनको पारदर्शिता से किया जा सके। डीएम साहब, कौशल विकास मिशन योजना, इसके बारे में भी लोगों को बताएं, और खासतौर पर युवा बेहद उत्साहित हैं इस योजना को लेकर, आप क्या कहेंगे? कौशल विकास मिशन हमारे स्टेट की फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत गांव में करीब 200 क्रियाकल्पों के लिए लोगों को, नौजवान छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित दिया जाता है और 100% सेवायोजन का भी इसमें लाभ दिया जाता है। इसके लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हर जिले के लिए आवंटित हैं, उनको सेंटर्स खोलने के लिए लक्ष्य दिया गया है। जिस क्रियाकल्प में छात्र या छात्रा सेवायोजित होना चाहता है, प्रशिक्षित चाहता है, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद गारंटीड प्लेसमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट आईटीआई या पॉलिटेक्निक, आरसीटी और अन्य संस्थाओं को गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के रूप में भी पंजीकरण किया जाता है और उनको सेवायोजन के लिए किया जाता है। जॉब फेयर्स भी खोले जाते हैं, सेवायोजन कार्यालय से भी उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस किए जाते हैं। इस तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जो नौजवान छात्र छात्रा हैं, जिस क्रियाकल्प में वो प्रशिक्षण चाहते हैं, जिसमें उनका हुनर है, जिस क्रियाकल्प में वो उनकी इच्छा शक्ति है, उनको एक मौका मिल रहा है, एक उपलब्धि मिल रही है कि आप उसमें जुड़ जाएं, उसके क्रियाकल्प को समझ जाएं और वित्त पोषित कराया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों से जो विभिन्न शहरों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सेवायोजित हो जाएं, ये प्रयास है और इसके लिए कटिबद्ध होकर हम लोग जनपद में काम कर रहे हैं। शुक्रिया डीएम साहब। यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कौशल विकास मिशन योजना। इस योजना का लाभ पाने वाले रजाउद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रजाउद्दीन जी, आप हमें बताएं, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और क्या आप कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं? इंश्योरेंस और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग का सिखाया गया था। मैंने वो कोर्स किया 3 महीने का। 3 महीना का कोर्स करने के बाद मैं लोकवाणी केंद्र पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ इस टाइम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कोर्स से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत काफ़ी हद तक फ़ायदे में है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें आगे भी कोर्स आते रहें इस तरीके से, और मेरे जो दोस्त हैं, छात्र वगैरह हैं, जो वो इस कोर्स को करें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने ऐसा कोर्स स्टार्ट करवाए और हम जैसे गरीब बच्चों के लिए ये कोर्स उपलब्ध कराए। आप बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? काफ़ी सीखा है इसमें, और सीखने के बाद मुझे चंडीगढ़ में जॉब मिली है और जॉब मुझे 8 से 9 तक की सैलरी है। मुझे काफ़ी लाभ हुआ है इसमें, और मैं चाहूँगी कि ये योजना, कौशल विकास योजना और चलती जाए और मेरे साथ की स्टूडेंट दोस्त लोगों को और सिखाया जाए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं बिजनौर में। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। हमारे साथ बिजनौर जिले के सीडीओ साहब मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा विभाग से संबंधित यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ बिजनौर के छात्र छात्राओं को मिल रहा है? शिक्षा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना है। कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण योजना में जो मेरिटोरियस छात्र हैं उन्हें लाभान्वित किया जाता है। इस जनपद में अभी इस वर्ष में जो भी मेरिटोरियस छात्राएं थी कन्या विद्याधन में, मेरिट के आधार पे उनको धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके अलावा विगत वर्षों में लैपटॉप वितरण का कार्य भी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें इस बार सरकार ने की है कि मेरिट के आधार पर छात्राओं का चयन किया गया है। पूर्व में जो आय के आधार पर छात्र ये कन्या विद्याधन में
वितरण किया जाता था, उसमें काफ़ी परेशानियां छात्रों को होती थी। इसे हटा के जो मेरिट के आधार पे चयन किया गया है, इससे किसी छात्र छात्रा को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और उसके खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। शुक्रिया सीडीओ साहब, आपने कन्या विद्या धन योजना के बारे में बताया, लैपटॉप वितरण योजना के बारे में बताया। हमारे साथ कन्या विद्या धन योजना का लाभ पाने वाली शाइस्ता जी मौजूद हैं। शाइस्ता जी, आप बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? कन्या विद्या धन बेहद महत्वाकांक्षी योजना है यूपी सरकार की। And I'm very thankful to our young Chief Minister, Shri Akhilesh Yadav ji, who has provided such a great scheme for all my friends and जितनी भी कन्याएं हैं जिन्हें इस धन का बहुत ज़रूरत थी, हमें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है इस धन से। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्कीम्स और आगे आएं जिससे कि हमारे सपनों को उड़ान मिल सके। आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और बताइए कि कन्या विद्या धन से आपको कितना लाभ मिला और क्या कहना चाहेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर से। I am very much thankful to our UP government and mainly our young Chief Minister Shri Akhilesh Yadav ji. UP government has runs many programs and schemes for the development of our state. Kanya Vidya Dhan is one such of them which play an important role in the development of the educational area. I have got benefit of this program. I have got 30,000 rupees and I use this money in my future education. I use this money for my parents also. आप बताएं, आपको इस योजना से कितना लाभ मिला? जैसे कि ये तो सभी को पता है कि आज बेटा बेटियों में काफ़ी फर्क समझा जाता है। बेटे को पढ़ाया जाता है और बेटी से घर का काम कराया जाता है, पर आज अखिलेश यादव जी ने हमें कन्या विद्या धन देकर हमारे उद्देश्य को काफ़ी सराहा है। इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ और आज मैं डीएम जी को देखकर अपने सामने काफ़ी खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अगर आज कोई गरीब घर का बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बीएससी करो और टीचर बन जाओ। तो सर क्या टीचर बनकर भी किया तो बहुत कुछ जाता है, पर वो पावर नहीं होती जो ऑफिसर की होती है, पर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। सर सपने देखने का अधिकार तो सबका होता है, वो तो गरीब बच्चे भी देख सकते हैं। तो सर क्या मैं ये कहूँगी, सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और सर मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आज हर गरीब बच्चे को ऐसी ही अनेक योजनाओं देकर उनका विकास किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि वो सपने ना रह जाएं और उन्हें वो गरीब बच्चे भी पूरा कर सके और जो वो चाहें वो बन सके। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कन्या विद्या धन योजना को लेकर हर ओर से यही आवाज आ रही है कि ये योजना बेहद अच्छी योजना है। आप क्या कहेंगी, कितनी अच्छी योजना है और कितना लाभ आपको मिला इस योजना से? सर मुझे बहुत लाभ मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सीएम सर को, जिन्होंने इस योजना को चलाया है। मैं इसके थ्रू सीपीएमटी की कोचिंग करके एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और जनहित में कार्य करना चाहती हूँ। मेरा एक और सवाल भी है अहम, क्या ऐसा क्यों होता है कि लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जाते हैं और प्राइवेट में कम? क्यों वो सिक्योर महसूस नहीं करते सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? क्या ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो काबिल नहीं होते, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज ज़्यादा हैं? कंचन बता रही हैं कि कन्या विद्या धन योजना से उन्हें बेहद लाभ मिला है, उनकी जिंदगी बदल रही है, बदल गई है। बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी। लेकिन कंचन ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया है इस मंच पर, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर। सीएमओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस लड़की ने जो सवाल किया है क्या जवाब देंगे आप? आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल इतना नहीं है। पहले जो चीज़ थी उसमें काफ़ी बदलाव हमारी सरकार ने ला के दिया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे अस्पतालों की सफाई व्यवस्था किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सरकारी अस्पताल, विशेष रूप से जिला अस्पताल जो हमारा मॉडल हॉस्पिटल होता है, उसमें 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं। प्राइवेट कितने भी बड़े अस्पताल में चले जाइए तो काफ़ी देर तक तो डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होता है, जबकि हमारे सरकारी अस्पताल में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर रहता है और इमीडिएटली कॉल पर डॉक्टर विदिन मिनट्स आ जाते हैं। लेकिन पूर्व में जो गलत रही होंगी, लेकिन सफाई व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विशेष रूप से जाइए, प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा चमकते हुए मिलते हैं, दवाई फ्री मिलती है, एक्सरे फ्री हो गया है, सब सुविधा फ्री, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो अब बात काफ़ी बदल गई है। पहले लोगों की तो भ्रांतियाँ रही होंगी, तो मैं सबसे जनता से अनुरोध करूँगा कि आप स्वयं जाके जिला अस्पतालों में और
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखें काफ़ी बदलाव आ चुका है और एम्बुलेंस सेवा तो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आप एक फ़ोन करिए, प्राइवेट टैक्सी आप इतनी देर में अरेंज नहीं कर सकते हैं जितनी देर में आप 108 पे या 102 पे फ़ोन करिए और विद इन मिनट्स ये एम्बुलेंस आपके घर पर आ जाती है। सीएमओ साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदल रही हैं और जैसा कि आपने जिक्र किया 102 एम्बुलेंस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, फौरन आपके घर पर गाड़ी आ जाती है। लेकिन ये सोच बदल क्यों नहीं पा रही है? इसके लिए क्या अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये बच्ची इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही है? अगर सरकारी व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त हैं तो ये सोच बदलनी चाहिए। यस, आप सही कह रहे हैं, सोच बदलनी चाहिए। हम प्रचार प्रसार भी सरकार भी खूब करती है और जनता को भी थोड़ा सा इन सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी मानसिकता को जो प्राइवेट तरफ जाने की है उसको बदलाव बनाना चाहिए। हम बेहतर सेवाएं, हम स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी क्षेत्र में आज की तारीख में दे रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आप जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे? हाँ, हम चला रहे हैं और इनको और प्रभावी तरीके से और आगे भी जारी रखेंगे। बिजनौर के रहने वाले दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और अब बात कर लेते हैं लैपटॉप योजना की। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप बताइए, लैपटॉप योजना से आपको कितना लाभ मिला? उस मोमेंट के बारे में बताइए, उस लम्हे के बारे में बताइए जब आपको लैपटॉप मिला, कितनी खुशी हुई थी और कितना फायदा हुआ? जी, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का शुक्रिया करना चाहूँगी, जो उन्होंने हर विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने लैपटॉप वितरित किए और हमारी जो कार्य थे, जो हम नेट द्वारा कार्य कर सकते थे, अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए शॉप पे जाते थे, साइबर कैफ़े पे जाते थे, उसमें टाइम वेस्ट होता था और अब हम लैपटॉप के ज़रिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए किसी भी समय हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और नेट के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि हर विद्यार्थी को इसका लाभ मिला है और वो बहुत खुश है कि उन्होंने हर विद्यार्थी के बारे में ये सोचा और उसके समय के बारे में सोचा। इससे विद्यार्थी की प्रॉब्लम समस्याएं सॉल्व हुई। अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस योजना को चलाया और हमें लाभ पहुँचाया। इससे इंटरनेट की सुविधा आराम से हो जाती है, जिसके कारण हम अपनी पेंटिंग्स आराम से निकाल लेते हैं। अखिलेश यादव का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमें लैपटॉप वितरित किया। इसके ज़रिए से हम अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम होम साइंस से एमए कर रहे हैं। जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमें बार बार नेट के लिए शॉप पे जाना पड़ता था, लेकिन अब हम उसके लैपटॉप के माध्यम से अपना काम सही से कर सकते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम कॉलेज में लैपटॉप ला के अपना काम सावधानी पूर्वक और सही तरीके से कर सकते हैं। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कन्या विद्याधन लैपटॉप योजना को लेकर हर ओर से यही आवाज आ रही है कि ये बेहद अच्छी योजना है। छात्राओं का उत्साह बस देखते ही बनता है। और अब बात कर लेते हैं बिजनौर की कानून व्यवस्था की। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, आप अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछिए। बिजनौर के एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? सर, मेरा नाम प्रगति है, मैं आरबीडी कॉलेज की छात्रा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, सर सरकार ने इतनी सारी योजनाएं निकाल रखी है महिलाओं के लिए, बिजनौर में है, सब मतलब पूरी यूपी भारत के लिए है, लेकिन सर बिजनौर में भी काफ़ी सारे क्राइम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा हर रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं महिलाओं के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ वो हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है इतना कड़ा कानून होने के बाद भी? 1090 योजना के बारे में आपको मालूम है? यस सर, 1090 हम कहीं पर भी हो उसका हम उपयोग कर सकते हैं और सब जगह इसका उपयोग हो सकता है, हम चाहे कहीं पर भी हो। प्रगति का ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कप्तान साहब, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आश्वासन देंगे बिजनौर की महिलाओं को, बिजनौर की छात्राओं को अनसेफ क्यों महसूस कर रही हैं? और 1090 योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और आप लोग उसको अवेयरनेस के नाम पर क्या कर रहे हैं? 1090 माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अद्भुत पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही इसका क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में किया गया है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं से संबंधित अपराध और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना। महिलाएं, छात्राएं, लड़कियां, उनको प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और उसमें यदि आप सिर्फ डायल करते हैं, सिर्फ सूचना भर देते हैं तो त्वरित उसमें कार्रवाई होती है।
मैं बिजनौर जनपद के बारे में वर्ष 2015 में यहाँ पे 1250 मामले आए थे और सारे मामलों में त्वरित उसका निदान किया गया। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए, तो ये तो प्रदेश स्तर पर कार्रवाई हो रही है। 1090 के संबंध में हम लोग के द्वारा जनपद बिजनौर में हमारे जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, एक कैंपेन चला करके हम उसके संबंध में सभी को अवगत करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुलिस कंट्रोल रूम है, इसको हमने अपने स्तर से बहुत सुदृढ़ किया है। इसमें शासन से हमको धन भी प्राप्त हुआ है, हमारे जिलाधिकारी महोदय का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। हम बिजनौर के कंट्रोल रूम को ऐसा कंट्रोल रूम बनाना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एक मॉडल हो और यहाँ पर हम तत्काल उसकी सुनवाई कर सकें। जो हमारा जिला नियंत्रण कक्ष था उसमें भी अलग से टेलीफोन वगैरह की सुविधा हम लोगों ने करा दी है। हमारी कोशिश है कि हमारे जनपद में जो महिलाएं हैं और जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध न हो। वैसे मैं एक बात बता दूं कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2015 में और 2016 लगभग 1.5 माह बीत चुका है, पहले की तुलना में अपराध में कमी आई है। हम लगातार, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हम लोग की टीम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश होगी भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। शुक्रिया कप्तान साहब, आपने जो बातें कही हैं उसका लब्बो-लबाब यही है कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं बिजनौर में। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं डीएम साहब से यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप क्या करने वाले हैं और क्या कहेंगे ईटीवी की इस पहल के बारे में। अभी हाल ही में प्रस्तावित बजट में भी नई अवस्थापना योजनाएं जनपद के लिए घोषित हुई हैं। पुरानी योजनाओं में नए वित्तीय लक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं, तो ये अतिशीघ्र हम लोग इसको क्रियान्वित करने में लग जाएंगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, 1.5 महीना बचा है, तो विभिन्न योजनाओं में धनराशि का हस्तांतरित करना, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की कार्रवाई अभी जिला प्रशासन विकास परिवार कर रहा है। ये जो प्रयास ईटीवी की ओर से हुआ है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि अधिकारीगण और लाभार्थियों को सीधा संवाद करा के आप लोग योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, उनके हक के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और साथ साथ हम लोगों को भी लोगों से संवाद करके सीधा फीडबैक मिलेगा, ताकि हम और सुदृढ़ रूप से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित करें, रूपरेखाओं में कैसे बदलाव लाएं, ये हम लोगों को प्रयासरत रहने में मदद मिलेगी। आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की जाती है और आप लोग इस पूरी टीम यहाँ आज आए हैं जनपद बिजनौर में और योजनाओं में आपने ये जो आलोचना की है उससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ और हम लोगों को और बेहतर काम करने के लिए मनोबल बढ़ा। धन्यवाद। शुक्रिया डीएम साहब। जनता की यही आवाज़ है डीएम साहब कि उन्हें उनका हक चाहिए। जनता यही कहती है कि हमारा हक हमें जनाब चाहिए। हमारे साथ सीडीओ साहब भी मौजूद हैं बिजनौर जिले के। आप क्या कहेंगे, गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाओं का जिक्र आप और करना चाहेंगे, साथ ही ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लोहिया आवास योजना। अब तक जो आवास योजनाएं थी उनमें काफ़ी कम बजट था, 70,000 रुपये दिया जाता था इंदिरा आवास योजना में, लेकिन लोहिया आवास योजना में 2,75,000 रुपये दे के और उसकी एक डिज़ाइन करके विधिवत, तकनीकी और गुणवत्तापरक तरीके से उनको आवास दिया जाता है। पात्रता सूची हम तय करते हैं। इस जनपद में इस वर्ष 852 लोगों को ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनका चयन हो चुका है और विगत वर्ष में जो समग्र ग्राम है लोहिया आवास के जो पात्र थे उनके लोहिया आवास गुणवत्तापरक तरीके से बनवाए गए हैं। सभी लोहिया आवास के जो लाभार्थी हैं अति गरीब वर्ग से हैं और इस वर्ष भी जो चयन किया गया है वो अति गरीब है। उनके पास जो आशियाना अब तक पूरा बनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, पहली बार इस योजना के माध्यम से हम पूरी तरह से उन्हें मुकम्मल व्यवस्था करते हैं। किचन की व्यवस्था, उसमें उनके बाथरूम की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उसमें होती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना सबसे महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत इस प्रदेश में दूसरे स्थान पे जनपद बिजनौर रहा। 1,05,000 लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। 500 रुपया प्रति लाभार्थी सीधे शासन द्वारा उनके खाते में पैसा अंतरित किया गया है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण पहलू और है कि हम सामाजिक रूप से भी इन्हें जोड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मामले में भी अलग अलग मॉडल बना के इनकी ट्रैकिंग हो रही है कि उनके बच्चों को, जो इस लाभार्थी इस योजना के हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य के लिए, टीकाकरण के लिए, प्लस परिवार नियोजन के लिए, सारे मॉडल्स इसमें समाहित हैं।
शायद ये पूरे प्रदेश नहीं, ये पूरे देश की पहली ऐसी समग्र पेंशन योजना है जिसमें पेंशन के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन और ट्रैकिंग की बात हो रही है। मैं ईटीवी की इस पहल को एक सराहनीय पहल मानूंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि लाभार्थियों के साथ प्रशासन और विकास विभाग को जो आमना सामना हुआ है, हमें आत्मावलोकन का एक अवसर दिया गया है जिससे हम अपने में जो हमारी योजनाओं में जहाँ डेडलॉक है या जहाँ हम पिछड़ रहे हैं या जहाँ हमारी आलोचना हुई है उसे और बेहतर तरीके से सुधार सकें। मैं आपकी पहल को एक लाइनों से व्यक्त करना चाहूँगा कि प्रसाद ने लिखा है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। शुक्रिया सीडीओ साहब, आपने अपने अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद की, अपनी बात रखी। हमारे साथ बिजनौर जिले के पुलिस कप्तान सुभाष सिंह बघेल जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे हाईटेक पुलिसिंग के बारे में क्या कहेंगे, साथ ही यहाँ की जनता को क्या आश्वासन देंगे और ईटीवी की इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है? ईटीवी की जो ये पहल है ये अत्यंत ही सराहनीय कदम है और मैं पूरी ईटीवी की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर जनपद बिजनौर के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो छात्राएं मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईटीवी की जो ये पहल है इसमें हम लोग अपने जो भी राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन कराने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन आप लोगों में से कई बार परिचर्चा के दौरान कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं जो कि और सुधार की तरफ हमको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो बात आई है, राय आई है, उन सभी को हम जो है शुमार करने की कोशिश करेंगे और बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। एक बात हाईटेक पुलिसिंग की बात आई है, तो पहले जो स्थिति थी, अब फास्ट मूविंग सोसाइटी है, अपराधियों की जो मॉडस ऑपरेंडी है, अपराध करने के तरीके और अपराध करने के नए नए जो श्रेणियाँ ये जो डेवलप हुई हैं, इनको काउंटर करने के लिए पुलिस विभाग को इक्विप किया जा रहा है। सबसे पहले हम प्रशिक्षण के दौरान बेहतर वेपन्स से अपने जो है कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को सुसज्जित कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा एम्फेसिस है वो गश्त और पेट्रोलिंग और पिकेटिंग। तो जो पेट्रोलिंग है इसमें हाईवे पेट्रोल्स में वाहनों की संख्या को, हाईवे हमारी मोबाइल्स हैं, जिप्सीज और प्लस इसके अलावा मोटरसाइकिल मोबाइल्स। आज के युग में जो मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं वो बहुत ही कारगर, बहुत ही कम समय में पहुंचने वाली ये मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं जिनको हम कोबरा मोबाइल के नाम से जनपद बिजनौर में जानते हैं। इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। तीसरा हमारा जो है उद्देश्य है अपने कंट्रोल रूम को आज की परिस्थितियों के दृष्टिगत उसको मजबूत बनाना। जहां पर हमारा 100 डायलिंग सिस्टम जो 100 सेवा कहलाता है उसको हमने मजबूत किया है। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम में हमारे जो है पूरे अपने शहर बिजनौर की जितनी भी सीसीटीवी सिस्टम है उसको हमने मजबूत किया। अभी हाल ही में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को कवर किया है। 1 दर्जन पॉइंट्स को बिजनौर में हम और कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा जो शहर बिजनौर है वो सीसीटीवी सिस्टम से आच्छादित होगा। ये कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिए हैं। इस कार्रवाई को हम धामपुर, नजीबाबाद, चांदपुर और अफजलगढ़ और नगीना में प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी सर्विलांस यूनिट है, आज के मॉडर्न युग में सर्विलांस यूनिट का मजबूत होना बहुत ही जो है जो आवश्यक है, हमने उसको भी मजबूत किया है। हमारी कोशिश है कि अपराधियों के अगर नए तरीके की मॉडस ऑपरेंडी है, उन्होंने नए तरीके ईजाद किए हैं, तो पुलिस उनसे 4 कदम आगे रह के ऐसे अपराधियों के नाक में नकेल डाल करके उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, चल तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर की आवाम का, बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर के अधिकारियों का। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।